गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मल्टीपल क्वेश्चन टाइप की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, है ना, तो ये लास्ट पार्ट होगा अपना मल्टीपल क्वेश्चन का। एमटीटी के लिए, एमटीटी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैंने ये मल्टीपल क्वेश्चन की सीरीज बनाई हुई है। आप लोग इसको जरूर देखें, है ना। लास्ट लास्ट पार्ट है ये, है ना। इसमें अपन सारे ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, है ना। तो शुरू करते हैं, है ना। तो शुरू करने के लिए अपन चलते हैं अपने फोल्डर, है ना। हम्म, ये फोल्डर यहाँ तक हो गए थे अपने, ठीक है। इसको रोटेट कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो देखें, अपन इसको थोड़ा जूम कर लें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन अधिक उत्पादन दर एवं बेहतर यथार्थता प्राप्त होती है, ठीक है। तो एंड प्रोडक्शन रेट और यथार्थता को बेहतर, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यथार्थता इतना भी ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा विशेष उपयोग मशीन, मतलब स्पेशल पर्पस मशीन, ठीक है। यथार्थता का मतलब होता है यथार्थ, मतलब यथार्थता को क्या कह सकते हैं अपन, ठीक है, छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। बेटर जो है, बेटर प्रोडक्शन रेट स्पेशल पर्पज मशीन देती है। अब स्पेशल पर्पज मशीन होती क्या है? स्पेशल पर्पज मशीन एक विशेष प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज की जाती है। जैसे स्पेशल पर्पज मशीन में, जैसे मान लो आपको गियर बनाना है, तो उसके लिए स्पेशल पर्पज मशीन गियर मिलिंग, गियर होबिंग, गियर शेपिंग, मतलब उसी मेनली उसी प्रोडक्ट के लिए जो होती हैं, उनसे वही प्रोडक्ट बनाया जाता है जो मेन उसी प्रोडक्ट के लिए, उससे और दूसरा प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं बनता है, इसलिए विशेष उपयोग मशीन कहलाती है, ठीक है। स्पेशल पर्पज मशीन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पज मशीन। ड्रिल सैंक में टेपर होता है, स्टीप टेपर, मैट्रिक टेपर, मॉर्स टेपर और ब्राउन टेपर। तो जो भाई देखिए, आपने ड्रिल बिट देखी होगी, ड्रिल बिट में जो ड्रिल होल्डर रहता है, ठीक है, तो उसमें जो ड्रिल होल्डर में एक टेपर टाइप का दिया रहता है, उस टेपर की बात हो रही है। तो कौन सा टेपर कहलाता है? मॉर्स टेपर। हैरिंग बोन गियर में होते हैं, हैरिंग बोन गियर कौन सा कहलाता है ना, आप प्रच्छेदन अक्ष। हैरिंग बोन गियर में कौन सी? क्रॉस सेक्शनल, है ना, क्रॉस अप्रच्छेदन अक्ष, है ना, मतलब अप्रच्छेदन मतलब नॉन क्रॉसिंग, ठीक है। एक दूसरे को कट नहीं करती हैं अक्ष, क्या करती हैं? एक दूसरे को अक्ष क्या है? कट नहीं करती हैं, तो उसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदन अक्ष। गियर की यथार्थता, ठीक है, एक्यूरेट, सॉरी, यथार्थता को भैया एक्यूरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी, ठीक है। गियर की यथार्थता आकृति प्राप्त की जाती है, एक्यूरेट प्रोफाइल किससे की जाती होगी, याद है? बताइए भाई, इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं गया यार। हाँ, है ना, हॉबिंग, ठीक है। तो गियर हॉबिंग और गियर स्वेपिंग, गियर बनाने की स्पेशल पर्पज मशीनिंग होती है, गियर हॉबिंग और गियर शेपिंग। तो आंसर क्या होगा? गियर हॉबिंग। देख लेते हैं अपन क्या आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, मेरे ख्याल से तो हॉबिंग होना चाहिए, सॉरी। आंसर है
गियर हॉबिंग, ठीक है, हॉबिंग है उसका आंसर, ठीक है। अगला, दीवार घड़ी और खिलौने बनाने के लिए पतली गरारी बनाने की उपयुक्त किफायती विधि है स्टैंपिंग विधि, ठीक है। पतली पतली छोटे छोटे वो होते हैं खिलौनों की, वो बनाते हैं तो स्टैंपिंग से की जाती है। किससे की जाती है? स्टैंपिंग से, है ना। किससे की जाती है? स्टैंपिंग से। अगला, गियर हॉबिंग मिलिंग में द्रुतगामी होता है। द्रुतगामी मतलब होता है दो मोशन होती है गियर हॉबिंग में, ठीक है। गियर हॉबिंग मिलिंग में से द्रुतगामी होता है। क्या होता है? हॉब में अधिक द्रुतगामी घूर्णन किया जाता है कि ब्लैंक में अधिक द्रुतगामी किया जाता है, एक समय में अनेक दांत कटते हैं, या अल्प समय में घातांक होता है। तो एक समय में क्या होता है? अनेक दांत कटते हैं, ठीक है। तो दो दो प्रोसेस एक साथ होती है, ठीक है। तो आंसर है एक समय में दो दांत कटते हैं, अनेक दांत कटते हैं। उपरोक्त में से कौन सी विधि गियर फिनिशिंग के लिए की जाती है? तो आपको याद रखना, सभी सभी देखो, बर्निशिंग, लेपिंग और ग्राइंडिंग, तीनों प्रोसेस जो होती है वो गियर शेपिंग की। अब देखो, गियर तो लगा ही है, गियर आगे लगा है तो गियर के है, और बाकी सब सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है ही। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से। हॉबिंग विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, स्पर गियर का उत्पादन किया जाता है हॉबिंग विधि द्वारा, ठीक है। गियर शेपिंग के लिए समय कितनी गति आवश्यक है? गियर शेपिंग के समय कितनी गति आवश्यक है? देखो ये, अब इन लोगों ने कुछ पैसा बताया नहीं है, ठीक है। गियर शेपिंग के समय कितनी गति आवश्यक है, मतलब क्या कैसी गति है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, इसको अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। आगे, अधिक उत्पादन हेतु बोल्ट में चूड़ी बनाने का कौन सा तरीका उपयोग में लाया जाता है? तो हमेशा याद रखना, आपको बोल्ट में अधिक उत्पादन के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए हमेशा रोलिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कौन सा? थ्रेड, ठीक है। थ्रेड बनाने के लिए रोलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रक्रम जिसमें औजार छिद्र से होकर आगे या पीछे बढ़ता है और दांतों की श्रेणी होती है कहलाती है मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, ब्रोचिंग। तो ब्रोचिंग मैंने आपको बताया है, ब्रोचिंग एक ब्रोचिंग टूल होता है जिसमें कई सारे दांत लगे हुए होते हैं, मीडियम प्रकार के दांत, बड़े प्रकार के दांत, छोटे प्रकार के दांत, और उसको क्या है, एक छिद्र से दूसरे छिद्र में गुजारा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ब्रोचिंग, ठीक है। हॉबिंग विधि कौन से गियर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो स्पर गियर भी बनाए जाते हैं, उससे वॉर्म गियर भी बनाए जाते हैं, वेरिएबल गियर, लेकिन स्प्लाइंस स्प्लाइंस नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या नहीं बनाए जा सकते हैं? स्प्लाइंस नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपन। थोड़ा सा सही नहीं आया है ये, ठीक है। देखें, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ऐसी विधि जिसमें एक कर्तन औजार प्रयोग में किया जाता है जिसमें लंबाई दांतों की एक श्रेणी होती है, तो वो देखो अपन पहले भी बता चुके हैं। आंसर क्या है? ब्रोचिंग, ठीक है। आंसर है ब्रोचिंग, ठीक है। ब्रोचिंग टूल आपको बताया है मैंने, है ना। ब्रोचिंग टूल लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। स्पेयर और कुंडली गियर का उत्पादन अधिक दर में होता है किससे? गियर हॉबर द्वारा, हॉबिंग प्रोसेस, गियर हॉबिंग में, है ना। इनमें से कौन से प्रकरण में जॉब तथा कटर दोनों घूमते हैं? तो किसमें घूमते हैं? हॉबिंग प्रोसेस में जॉब और कटर दोनों घूमते हैं, ठीक है। हॉबिंग प्रोसेस जो होती है उसमें जॉब और कटर दोनों घूमते हैं, ठीक है। अगला है, धातु में
धातु से पहले गियर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त संक्रिया होती है? तो क्या होती है? स्टैंपिंग। धातु चादर से बनाने के लिए आप ये वाला चीज ध्यान रखें, चादर से बनाने के लिए क्या करते हैं? स्टैंपिंग। कौन सी प्रोसेस? स्टैंपिंग। इस धातु चादर से पतले गियर बनाने के लिए, कौन से गियर? पतले गियर बनाने के लिए क्या है कि स्टैंपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोचन क्रिया में अधिकांश कर्तन इन दांतों से किया जाता है। परिष्करण, परिष्करण, अर्ध परिष्कृत, रुक्षण तथा अर्ध रुक्षण परिष्करण और रुक्षण परिष्करण। ठीक है, तो ये वाले, ठीक है। अब जब आप ब्रोचिंग टूल को देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि टूल का वर्गीकरण, उसके दांतों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे बड़े दांत होते हैं उन्हें रुक्षण दांत कहते हैं, है ना, और अर्ध परीक्षण सेमी फिनिश्ड होंगे, है ना, और सुपर फिनिशिंग वाले भी होंगे। तो जो कर्तन, अधिकांश कर्तन किया जाता है वो किससे किया जाता है? रुक्षण और अर्ध परिष्करण दांतों से। निम्नलिखित में से कौन सी विधि थ्रेड कटिंग के लिए यथार्थ एक्यूरेट होती है? अब एक्यूरेट की बात होगी, मास प्रोडक्शन की बात नहीं है। एक्यूरेट के लिए कौन सी? ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग थ्रेड कटिंग से की जाती है। ठीक है। अब अगला है, हॉबन प्रक्रम में एक प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता है। हॉबन प्रक्रम कैसे? घूर्णी चूड़ीकृत औजार। कौन सा औजार? घूर्णी चूड़ीकृत औजार। क्योंकि हॉबिन में क्या होता है कि टूल और जॉब दोनों एक साथ क्या करते हैं? रोटरी मोशन करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से आपका जिगन पिक्चर आ गया है, जिगन पिक्चर्स के भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, उत्पादन के दौरान फिक्सचर्स का प्रयोग मशीन टूल पर किया जाता है। ठीक है, फिक्सचर्स का प्रयोग, तो फिक्सचर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पकड़ने के लिए और अवस्थापन में। ठीक है, तो मैंने आपको जब जिग एंड फिक्सचर के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो आपको बताया था कि फिक्सचर्स क्या करता है? सिर्फ उसको पकड़ता है ना, जॉब को पकड़ने के लिए और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका पकड़ने और स्थापन करने के लिए। ठीक है, ड्रिलिंग में रिंग जिग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? रिंग जिग का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? बड़े हिस्सों पर समान दूरी के छिद्र करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि रिंग गेज है, रिंग गेज को रिंग जिग है ना, तो जिग क्या होगा? जिग क्या करता है? जिग आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कराता है, आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराता है और स्टेबिलिटी भी। जिग तथा अनुबंध का उपयोग इसके लिए किया जाता है। अधिक उत्पादन के लिए, उच्च कोटि परिष्करण के लिए, विनिमय उत्पादन के लिए, कम दक्ष प्रचलाक के उत्पादन के लिए। तो कम दक्ष प्रचलाक के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है। व्यास जिग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यास जिग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यास जिग वही बात हो जाती है, व्यास किसके? व्यास बेलनाकार और तथा गोलीय कारखंड में त्रिज्या छिद्र निर्मित करने के लिए किया जाता है। काय के लिए किया जाता है? आपका बेलनाकार और, सॉरी यहाँ भी लगाना है, बेलनाकार तथा गोलीय कार्यखंडों में छिद्र त्रिज्या के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के रिंग और जिग ये आपके गोलाकार क्षेत्र के लिए किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत डर हो गया यार ये तो, पास है नहीं ऑप्शन, है ना, थोड़ा सा ऐसा करके पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए अब इसमें ये दिखाया गया है, ये इसमें कौन सा ये बोल रहा है, चित्र में दिखाया गया क्लैंप कौन सा है। ठीक है, तो क्लैंप कौन सा है? स्ट्रैम क्लैंप है। कौन सा क्लैंप है? स्ट्रैम क्लैंप। कौन सा क्लैंप बोलते हैं उसको?
फ्रेम क्लैम्प, ठीक है ना। एक ऐसी युक्ति को कार्य को पकड़ने के बाद लोकेट करने के लिए साथ साथ टूल को निर्देशित भी किया जाता है। तो कौन टूल को निर्देशित कौन करता है? जिग, ठीक है। जिग और फिक्चर्स के अभिकल्पन में के समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? वैज्ञानिक तौर पर उत्तम, कार्यात्मक तौर पर सही, आर्थिक दृष्टि से सही। तो आपको जिग और फिक्चर बनाने के लिए सभी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना, बाकी आप लोग देख सकते हैं अपनी क्यू, आपके पास, आपके सबके पास क्यू भी है ना। अगला क्वेश्चन है, जिग और फिक्चर इस प्रकार, जिग और फिक्चर एक प्रकार का प्रावधान होता है जिसमें जॉब अपनी सही दिशा के अलावा दूसरी दिशा में अंदर नहीं रखा जा सकता। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फुल प्रूफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल प्रूफिंग। क्या बोलते हैं? फुल प्रूफिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना, केवल कितनी डिग्री में मूव कर सकता है। तो आपको ये देखिए, आप 4 डिग्री, आपने ऐसा करके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है आपको। देखो आपका 2 दिशा में ऐसा मूव करेगा, ठीक है, ऐसा रेसिप्रोकेट कर सकता है और ऐसा घूम सकता है ना, या फिर ऐसा घूम सकता है। इसके अलावा और कोई मोशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? केवल 4, ठीक है। टोटल होती है 12। यदि नॉर्मल उसमें करें तो अपन 12 होती है, ठीक है ना। नॉर्मल 12 होती है, लेकिन जब इसको ऐसे वी शेप उसमें रख दिया जाएगा तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। उच्च यथार्थता के लिए किस जिग का इस्तेमाल किया जाता है? किस जिग का इस्तेमाल किया जाता है? अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं दिखाई नहीं दे रहा भैया, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इस वाले पेज को छोड़ ही देते हैं ना, दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ये वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन से फिक्चर्स के लिए क्लैंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है? वेल्डिंग फिक्चर्स के लिए, ठीक है। वेल्डिंग फिक्चर्स को क्लैंप करने की आवश्यकता नहीं। फिक्चर समझ सकते हैं ना आप, जो जॉब को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। बेलनाकार कारखंड के लिए, बेलनाकार कारखंड के लिए, ठीक है, बेलनाकार कारखंड के अवस्थापन के लिए प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार अवस्थापक, फ्लैट अवस्थापक, शंक्वाकार अवस्थापक या ड्रिल बुश अवस्थापक। अवस्थापक मतलब स्टेबिलिटी, ठीक है, या स्टेबल कराने के लिए उसको ड्रिल बुश अवस्थापक का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से फिक्चर क्लैंपिंग आवश्यकता है? ठीक है, ब्रोचर में होती होगी, बिल्कुल होती होगी। ड्रिलिंग में होती है, मिलिंग में होती है, तीनों में होती है, ठीक है। वेल्डिंग में नहीं होती, क्योंकि वेल्डिंग में कौन मूव करता है? वेल्डिंग में उसको फिक्चर्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें जिग की प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें दिशा भी बतानी होती है, ठीक है। आगे बढ़े, सॉरी, ठीक है। टेम्पलेट जिग इस्तेमाल किए जाते हैं। टेम्पलेट्स का इस्तेमाल जिग छिद्र के यथार्थ साइज व अवस्थापन के लिए किया जाता है। अपन पीछे भी कर चुके हैं ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका छिद्र और यथार्थ साइज के स्थापन में। प्रथम 3 पिनों से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रोके जाते हैं? तो ये अब आपको इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम कैसा होता है इसका भैया? 3 to 1 पिन का डायग्राम, ठीक है, ऐसा था, ठीक है, ऐसा रहता है। और समझ गए, एक पिन ऐसा लगा रहता है, एक पिन ऐसा लगा रहता है, एक पिन ऐसा लगा रहता है, 2 पिन यहाँ लगे रहते हैं, ठीक है, एक पिन ऐसा लगा रहता है। आप अपनी क्यूबी में 3 to 1 का डायग्राम देख लेंगे तो
प्रथम 3 पिनों से क्या कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है? 5। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि आपका जो जॉब है वो कितनी जगह में मूव कर सकता है। ठीक है, तो प्रथम 3 पिनों से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है? 5, है ना? सेम आंसर यही है। ठीक है, तो समझ गए डिग्री ऑफ फ्रीडम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, निम्नलिखित में से स्टेप ड्राइव प्रदान करता है? कौन स्टेप ड्राइव प्रदान करता है? तो चेंज गियर विधि। जो चेंज गियर विधि होती है, तो गियर में आपको परिवर्तन करना, गियर में परिवर्तन से ही आपको स्टेप ड्राइव प्रदान की जाती है। ठीक है, आपके गियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइव स्मूथ ऑपरेशन और अधिक जीवन एवं सरल अनुरक्षण देती है? ठीक है, तो हाइड्रोलिक ड्राइव। ठीक है, हाइड्रोलिक ड्राइव आपको स्मूथ ऑपरेशन, अधिक जीवन और सरल अनुरक्षण देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी लेथ में अतिरिक्त स्विंग प्रदान करता है? कौन सा? गैप बेड। ठीक है, गैप बेड अतिरिक्त स्विंग प्रदान करता है ना? डॉपटेल कर्तन किया जाता है, तो डॉपटेल कर्तन शेपर मशीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शेपर मशीन के द्वारा। ठीक है, डॉपटेल कर्तन किसके द्वारा किया जाता है? शेपर मशीन के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइव कंट्रोल सिस्टम विश्वसनीय होता है ना? तो मैकेनिकल कंट्रोल। ठीक है, मैकेनिकल कंट्रोल विश्वसनीय होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक उतना विश्वसनीय होता है, इलेक्ट्रिक नहीं होता है, लेकिन मैकेनिकल कंट्रोल अधिक विश्वसनीय होता है। रेक्टिलिनियर मोशन हेतु इनफाइनिटली वेरिएबल ड्राइव किससे प्राप्त करते हैं? ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब हाइड्रोलिक ड्राइव से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चेन ड्राइव किसका उदाहरण है? सीधे संपर्क सहित मैच ड्राइव का, फ्लेक्सिबल संपर्क सहित मैच ड्राइव का, सीधे संपर्क वाला फ्रिक्शनल ड्राइव का, और फ्लेक्सिबल संपर्क वाला फ्रिक्शनल ड्राइव का। तो कौन सा? चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में फ्रिक्शन नहीं होता है, तो नीचे के दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। ठीक है, तो चेन ड्राइव में सीधे संपर्क, फ्लेक्सिबल संपर्क सहित मैच ड्राइव का होता है। फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, मतलब थोड़ा आगे पीछे भी होता है। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस गियर बॉक्स में चाल परिवर्तन, स्पीड चेंज के लिए गियर की शिफ्टिंग अधिक कठिन होती है? क्लस्टर युक्त डिवाइस, गियर ड्राइव में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किस मशीन टूल में या हाइड्रोलिक ड्राइव का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसमें नहीं किया जाता? देखो, ग्राइंडिंग मशीन में, ब्रोचिंग मशीन में, जिग बोरिंग मशीन में और सेंट्रल लेथ मशीन में। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ड्राइव, कोई भी हाइड्रोलिक ड्राइव यूज नहीं होती है किसमें? सेंट्रल लेथ में तो की जाती है। ग्राइंडिंग मशीन में हाइड्रोलिक डिवाइस यूज होती होगी, जिग बोरिंग मशीन में होती होगी, ब्रोचिंग मशीन में भी होती होगी, सेंट्रल लेथ मशीन में हाइड्रोलिक ड्राइव, हाँ शायद सेंट्रल लेथ मशीन में नहीं होती है। ठीक है, सेंट्रल ग्राइंडिंग मशीन में तो होती है। ठीक है ना? आ, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, हाइड्रोलिक ड्राइव का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ड्राइव को कुल लंबाई सीमित होती है, स्लिप में से बहुत कम होती है, स्पीड कंट्रोल के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, शक्ति भार का अनुपात बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक लाभ क्या होता है? पावर एंड
वेट का जो रेशियो होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ड्राइव में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। स्टेप ड्राइव से प्राप्त होता है, स्टेप ड्राइव से क्या प्राप्त होता है, मल्टीपल इंडक्शन मोटर। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, गियर बॉक्स ड्राइव को मशीन टूल में अधिक इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह आकार में छोटा होता, आसानी से हैंडल किया जाता है, पर्याप्त स्पीड स्टेप सामान्य उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, या इसमें से सही। तो सभी चीजें होती हैं इसमें, क्या होता है, सभी चीजें होती हैं उपयुक्त में से सभी। मशीन टूल मशीन टूल में रिवर्स मैकेनिज्म के लिए अधिक इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका, स्पर्श गियर का, ठीक है, स्पर्श गियर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये अपन थोड़ा सा फाउंडेशन में आ गए हैं, ठीक है। फाउंडेशन में एक बड़ी मशीन की फाउंडेशन की टेम्पलेट किस चीज की बनी होती है, ठीक है। तो किसकी बनी होती है, बड़ी मशीन की टेम्पलेट, ठीक है। फाउंडेशन की टेम्पलेट किसकी, लकड़ी के तख्ते की बनी होती है ना। जब भी आप नई मशीन देखेंगे ना, नई मशीन की जो टेम्पलेट होगी वो लकड़ी की बनी होगी इंस्टॉल करने से पहले। मशीन को स्थापित करते समय टेम्पलेट की आवश्यकता होती है क्योंकि यह प्रदान करता है मशीन को मजबूती, मशीन को बोल्ट सही जगह पर लगाना, फाउंडेशन की क्यूरिंग हेतु, मशीन के वजन सहने हेतु, मशीन के बोल्ट सही जगह लगाने के लिए ही समय टेम्पलेट की आवश्यकता होती है, इसलिए लकड़ी के बने होते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण मशीन टूल जैसे लेथ मशीन के लिए स्वीकृति परीक्षण है, संरेखण परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, संरेखण एवं निष्पादन परीक्षण, और संरेखण उत्पादन एवं निष्पादन परीक्षण। संरेखण परीक्षण होता है। संरेखण परीक्षण में होता क्या है, एक्चुअली संरेखण परीक्षण में आपका जो मशीन होती है उसको संरेख मतलब एक ही टेलस्टोक हेड स्टोक जो है वो एक ही रेखा में हो, ठीक है, वो संरेखण परीक्षण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष और संदर्भ तल रेफरेंस प्लेन के बीच की दूरी बताता है, संपात संरेखण, ठीक है। तो देखो, अक्ष और संदर्भ तल जो आपका रेफरेंस प्लेन है, आपकी जो लेथ मशीन का जब इंस्टॉलेशन किया जाएगा तो लेथ मशीन का तल प्लेन होना चाहिए उसके अक्ष के जैसे, ठीक है। अक्ष कौन सी होगी, जो हेड स्टॉक से चक के होल को क्या करती होगी, उस अक्ष के संदर्भ तल रेफरेंस प्लेन के बीच की दूरी को संरेखण कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कारक में से किस एक आधार पर नींव की गहराई निर्धारित की जाती है, मशीन का वजन, कंपनों की मात्रा, नींव की मिट्टी का लक्षण। तो तीनों पैरामीटर होते हैं मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। मशीन जब भी आप लेथ मशीन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये तीनों पैरामीटर देखने होते हैं, मशीन का वजन क्या है, ठीक है, कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं उस मशीन से, और जहां मशीन स्टेब्लिश हो रही है वहां पे नींव की मिट्टी जो मिट्टी है उसके लक्षण कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अगला, नींव की गहराई का निर्णय लेते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। नींव की गहराई के लिए मशीन का भार, कंपनों की मात्रा, भूमि का प्रकार, मशीन पर किए जाने वाले कार्य का स्वभाव, ठीक है, ठीक है। तो क्या नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो मशीन पर किए जाने वाले कार्य का स्वभाव महत्वपूर्ण नहीं है। ऊपर देख चुके हैं अपन ये क्वेश्चन, है ना। फाउंडेशन बोल्ट के चारों ओर शुद्ध सीमेंट के पानी के साथ मिश्रण को उड़ेलने की क्रिया को कहते हैं ग्राउटिंग, ठीक है। शुद्ध सीमेंट ग्राउट मतलब उसका जो बेस बनाना है ना, रूट बनाना, ठीक है। अगला आगे चलते हैं अपन, ठीक है। स्टीम तथा पावर हैमर के लिए सर्वश्रेष्ठ आइसोलेशन पदार्थ है,
ठीक है। तो क्या होता है, टिम्बर, आइसोलेशन पदार्थ टिम्बर, ठीक है, टिम्बर लकड़ी का टुकड़ा कहलाता है टिम्बर, ठीक है। पावर हैमर और मिट्टी के बीच कंपन की मोटाई में दिखाई नहीं दे रहा यार सही से, है ना, थोड़ा सा वैसा कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। आइसोलेशन पदार्थ के चयन के लिए कौन सा गुणधर्म नहीं है? इलास्टिसिटी होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, केमिकल इनर्टनेस और सामर्थ्य। अब चूंकि देखिए पावर हैमर के लिए जब इंस्टॉलेशन होगा तो इनर्ट केमिकल इनर्टनेस का कोई मतलब हीटिंग का कोई उसमें वो ही नहीं रहता है, कोई कंपोनेंट ही नहीं है हीटिंग का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए केमिकल इनर्टनेस का कोई सॉरी केमिकल इनर्टनेस हीटिंग का भी और कोई केमिकल भी यूज नहीं करते हैं पावर हैमर का जब इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए केमिकल इनर्टनेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। मशीन टूल के इरेक्शन में उसकी स्थापना की समतलता की जांच के लिए उपस्कर का उपयोग किया जाता है, परिशोधन लेवल का, ठीक है। सामान्यतः नींव का वजन मशीन के वजन का होता है, सामान्यतः नींव का जो वजन है वो मशीन के वजन का कितना होगा, 5 गुना तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। कितने गुना, 5 गुना होना चाहिए, है ना, मतलब ज्यादा तो होना ही होना चाहिए कम से कम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट व चूना पत्थर ये तो उसका सीधा सीधा वो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ दो इसको। एंकर प्लेट निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? तो एंकर प्लेट हमेशा याद रखना है, एंकर प्लेट आपके ढलवा लोहा कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। मशीन टूल के तुर्क तथा संस्तर की सामर्थ्यता परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो आपका मशीन टूल होता है तो जो मशीन टूल के तुर्क तथा संस्तर की मतलब आपका जो बेड होता है बेड का आपका वो ज्ञात करना है आपको लेवल, तो उसके लिए डायल गेज और विशिष्ट मेंडल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके जो अभी हमने आपके ये पूरे जितने भी आपके उसके पीछे के क्यूरी के पीछे के क्वेश्चन थे अपन ने सारे कवर कर लिए हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेपर में काफी सहायक होंगे और आप ये बिल्कुल ना समझिए कि पेपर में यही क्वेश्चन आने हैं, ये सिर्फ आपके एग्जाम में मदद करने के लिए आपको मल्टीपल क्वेश्चन कैसे आएंगे कैसे आपको चूज करना है ये बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प करे। चलिए तो अब वीडियो को अपन बंद करते हैं, धन्यवाद।